इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एक एंटिटी है जो प्रिपेयर कर रही है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर कंटेन किया जा रहा है कि एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट्स ऑफ द कंप्लायंस होगा इन एएस को लेकर। हाउएवर जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट कर रहा है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो कि कंटेन कर रहा है क्वालिफिकेशंस बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। मतलब ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है, क्यों? क्योंकि वो डिसएग्री कर रहा है एप्लीकेशंस को लेकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। In such case, इस केस के अंदर it is acceptable for the entity to make the explicit and unreserved statements of the compliance with the Ind AS। क्या इस केस के अंदर एंटिटी को फिर भी एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व स्टेटमेंट देने का ज़रूरी है, कंप्लायंस करने की ज़रूरत है? सॉल्यूशन: यस, इट इज़ पॉसिबल for the entity to make an unreserved and explicit statement of the compliance with the Ind AS। ये ज़रूरी है कि पॉसिबल एंटिटीज़ जो है वो देगी अनरिजर्व एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस विद द इंड एस। मतलब उसको देना पड़ेगा अनरिजर्व एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस इंड एस को लेकर। इवन तो अगर ऑडिटर रिपोर्ट दे भी देता है क्वालिफिकेशंस की, तब भी उसको तो अनरिजर्व एंड एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस विद द इंड एस देना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि जो डिसएग्रीमेंट होता है एप्लीकेशंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर, प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड नॉट द ऑडिटर। क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया गया है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंटिटी के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि ऑडिटर की। इन केस मैनेजमेंट हैज़ अ बोनोफाइड रीज़न, अगर मैनेजमेंट के पास एक बोनोफाइड रीज़न है बिलीव करने के लिए कि वो उसने कंप्लाइड किया गया है सारे इंडेस को, तो वो क्या करेगी? एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लायंस देगी विद द इंडेस, यानी उसने इंडेस को कंप्लाई किया है ऐसा वो बताएगी। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। एंटिटी एक्स वाई जेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्लास्टिक प्रोडक्ट फॉर द लोकल मार्केट। एक्स वाई जेड है वो लार्ज मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक प्रोडक्ट लोकल मार्केट का। 1 अप्रैल 2026 के दिन न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अनएक्सपेक्टेडली एबॉलिश कर दिया सारे इंपोर्ट टैरिफ के ऊपर, जिसके अंदर 40% का टैरिफ लग रहा था। इंपोर्ट प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट के इंपोर्ट के ऊपर 40% का क्या लग रहा था? टैरिफ लग रहा था। मैनी अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए गए हैं ताकि गवर्नमेंट क्या कर पाए? करेंसी जो है हमारी रुपी उसको अप्रिसिएट कर पाए सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द मोस्ट अदर करेंसीज के अगेंस्ट में हमारी करेंसी जो रुपीज़ के अंदर है उसको इंक्रीज़ कर पाए। द करेंसी अप्रिसिएशन सेवरली रिड्यूस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द एंटिटीज़ प्रोडक्ट। करेंसी का अप्रिसिएशन से रिड्यूस हो जाएगा कम्पिटिटिवनेस एंटिटी के प्रोडक्ट को लेकर। बिफोर 2026 एंटिटी एक्स वाई जेड प्रॉफिटेबल में थी 2026 के पहले। हाउएवर बिकॉज इट वाज अनेबल टू कम्पीट विद द लो प्राइस इंपोर्ट, कम्पीट करना एंटिटी को बहुत ही भारी पड़ रहा था लो प्राइस इंपोर्ट के अंदर। एंटिटी एक्स वाई जेड वेंट इनटू द लॉसेस, इस वजह से एंटिटी क्या हो गई? लॉस में चली गई। एज एट 31st of March 2027 एंटिटीज एक्स वाई जेड इक्विटीज वॉज, एंटिटी जो है उसकी इक्विटी कितनी थी? 1000 रुपीज़ की थी। ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सेकंड क्वार्टर कब का? 31st of March 2027 का। द मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्टेड द एंटिटीज ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ने एंटिटीज के ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। द रिस्ट्रिक्शंस मतलब पूरा बंद नहीं किया, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट किया। द रिस्ट्रिक्शंस हेल्प्स रिडक्शंस द लॉसेस फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ क्वार्टर। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहे थे वो कम हुए। कितने? 400 रुपीज़ एंड 380 रुपीज़ के रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2027 एंटिटी एक्स वाई जेड रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 4000। एंटिटी एक्स वाई जेड ने लॉस रिपोर्ट किया पूरे साल का 4000। In the January 2027, the local plastic industries and the labor union lobbied government to reinstate the tariff on the plastic। फिर से विचार करो प्लास्टिक के ऊपर, ऐसा लेबर यूनियन लॉबी एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ने बोला, किसको? गवर्नमेंट को। ऑन 15 मार्च 2027 गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि वो री इंट्रोड्यूस करेगी लिमिटेड प्लास्टिक इंपोर्ट टैरिफ। कितने परसेंट से? 10% से इन 2028 के अंदर। हाउएवर इट एम्फसाइज्ड दैट दोज टैरिफ वुड नॉट बी एज
प्रोटेक्टिव एज द टैरिफ एनेक्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं है जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया था। इन इट्स मतलब पहले कितना था 40% था, अभी 10% लेने का बोल रही है टैरिफ। इन इट्स लेटेस्ट इकोनॉमिक फोरकास्ट द गवर्नमेंट प्रेडिक्ट, लेटेस्ट इकोनॉमिक फोरकास्ट के अंदर में गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी करेंसी एक्सचेंज के रेट के अंदर। इन शॉर्ट टर्म के अंदर करेंसी मतलब क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब रुपीज़ और डॉलर दोनों स्टेबल रहेंगे, रुपी के आगे डॉलर ज़्यादा गिरेगा नहीं, अरे डॉलर के आगे रुपी ज़्यादा गिरेगा नहीं। विद द ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ द जुरिडिक्शंस करेंसीज इन द लॉन्गर टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या हो जाएगा, रुपी वीक हो जाएगा, मतलब रुपया गिरेगा। मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटीज XYZ अंडरस्टूड एट गोइंग कंसर्न असम्पशंस एट 31 मार्च 2027। मैनेजमेंट जो था XYZ लिमिटेड का, उसने गोइंग कंसर्न असम्पशन के बेसिस के ऊपर ही मार्च 2027 के अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स forecast that the impositions of at the rate of 10% tariff on the import of the plastic product would at the current exchange rate resulting the entities XYZ returning the profitability। 10% के टैरिफ रेट अगर लगाया जाएगा तो एंटिटी प्रॉफिट में आ जाएगी जो कि अभी लॉस में चल रही है। हाउ शुड द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटीज XYZ डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द गोइंग कंसर्न, कैसे मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगा गोइंग कंसर्न के असम्पशंस को। असेसिंग इन द एंटिटीज XYZ 31 मार्च 2027 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2027 के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैसे वो डिस्क्लोज करेगा कि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वैलिड मानते हैं। सॉल्यूशन, गोइंग कंसर्न इज अ जनरल फीचर टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गोइंग कंसर्न एक जनरल फीचर होता है जिसको कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज पर द इंड AS 1, इंड AS 1 के हिसाब से जब प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट को ये असेस करना होता है कि जो एंटिटी है उसकी एबिलिटी है कंटिन्यू रहने की एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब फ्यूचर में वर्क कर पाएगी। एंड एंटिटी शैल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, इस हिसाब से वो गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग करते हैं। अनलेस द मैनेजमेंट आइदर इंटेंडेड टू लिक्विडेट, जब तक मैनेजमेंट का इंटेंशन नहीं है कि वो लिक्विडेट कर देगी एंटिटी को, या तो सीज कर देगी उसकी ट्रेडिंग को, या तो हैज़ नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव, या तो कोई ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट के पास बचा नहीं है, अब उसको बंदी करनी पड़ेगी एंटिटी, वैसा कुछ है तो वैन द मैनेजमेंट इज अवेयर, जब भी मैनेजमेंट अवेयर होती है इसको लेकर, इन मेकिंग इज असेसमेंट करके ऑफ द मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेकर रिलेटिंग टू द इवेंट या तो कंडीशन दैट में कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट, इससे एक सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट होगा कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, क्या है एंटिटी इतनी सक्षम है कि वो चल पाएगी फ्यूचर के अंदर। द एंटिटी शैल डिस्क्लोज दोज अनसर्टेनिटी, एंटिटी को उस अनसर्टेनिटीज़ को डिस्क्लोज करना होगा। एंड द एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फैक्ट, और उसको फैक्ट भी बताना पड़ेगा कि क्या अनसर्टेनिटी आ रही है जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न खतरे में आ रहा है। इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता है गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, गोइंग कंसर्न बेसिस के अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए, तो अलॉन्ग विद द रीज़न देना पड़ता है कि क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं किए गए हैं गोइंग कंसर्न के बेसिस के ऊपर। वाइल असेसिंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन, जब हम लोग असेस कर रहे हैं गोइंग कंसर्न असम्पशन को, तो एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू टेक इनटू द कंसिडरेशन सारे फैक्टर्स कवरिंग एटलीस्ट बट नॉट लिमिटेड टू द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सिर्फ 12 महीने ही नहीं देखने हैं, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो देखना है क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न के बेसिस पे वर्क कर पाएगी। On the basis of the Ind AS 1, the fact and the circumstances of this case, the following disclosure is appropriate. Following disclosure देना सही रहेगा। Extract from the note to the entities XYZ 31 मार्च 2027 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंटिटी के नोट के अंदर से जो कि 31 मार्च 2027 का है। नोट दिया गया है बेसिस ऑफ द प्रिपेरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट ने जो असेस किया है उसके बेसिस के ऊपर, कब 31 मार्च 2027 का, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किए जाएंगे ऑन द गोइंग कंसर्न बेसिस। हाउएवर जो मैनेजमेंट है वो असेस कर रही है, अज्यूम कर रही है कि जो गवर्नमेंट है वो री इंट्रोड्यूस करने जा रही है लिमिटेड प्लास्टिक इम्पोर्ट्स टैरिफ एंड द करेंसी एक्सचेंज रेट विल रिमेन कांस्टेंट, और उसकी वजह से करेंसी एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रहेगा। ऑन 15 मार्च 2027 गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो लिमिट करेगी इंपोर्ट टैरिफ जो कि इम्पोज किया जाएगा कब से, 2028 से। हाउएवर द गवर्नमेंट एम्फेसाइज्ड दैट द टैरिफ वुड नॉट बी प्रोटेक्टिव एज 40% टैरिफ इन द इफेक्ट्स बिफोर द
0.027, मतलब 40% की इफ़ेक्ट जो थी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगी, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सिर्फ जो 10% टैरिफ है वो 2028 से लेना चालू कर देगी। प्रोवाइडेड रुपीज़ डस नॉट स्ट्रेंथन, इससे रुपया जो है वो स्ट्रेंथन नहीं होगा, मतलब रुपया इतना पावरफुल नहीं हो जाएगा डॉलर के सामने। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स ये तो फोरकास्ट दैट एट द रेट ऑफ 10% टैरिफ ऑन ऑल द प्लास्टिक प्रोडक्ट वुड रिजल्ट इन द एंटिटीज XYZ रिटर्निंग प्रॉफिट। 10% की वजह से एंटिटी अब प्रॉफिट में आ जाएगी। एज एट द 31 मार्च 2027 एंटिटीज XYZ हैड नेट असेट, एंटिटीज की XYZ एंटिटी जो है XYZ उसकी नेट असेट 2027 के अंदर मार्च के अंदर कितनी है, 1000 रुपये की है। इफ़ द इम्पोर्ट टैरिफ आर नॉट इम्पोज्ड, अगर इम्पोर्ट टैरिफ को इम्पोज नहीं किया जाता एंड जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो अनचेंज रहता है, तो एंटिटीज़ की लायबिलिटीज़ कुड एक्सीड इट्स असेट, उसकी लायबिलिटी एक्सीड हो जाएगी उसकी एसेट से बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 27-28 ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेसमेंट। जो भी मैनेजमेंट ने असेस किया है उसके बेसिस के ऊपर ऑफ दिस फैक्टर्स, इस फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि असेट जो है वो कम हो जाएगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी एसेट से, इसको कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट ये बिलीव कर रहा है कि एंटिटीज़ का XYZ जो है वो गोइंग कंसर्न रहेगा अभी भी। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। इज ऑफसेटिंग ऑफ द रेवेन्यू अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, क्या ऑफसेट कर देना रेवेन्यू को एक्सपेंस के अगेंस्ट में, क्या वो परमिसिबल होता है इन केस ऑफ द कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट, अगर कंपनी है वो एजेंट है एंड हैविंग द सब एजेंट अपॉइंट करके रखा है, वेल जहाँ पर कमीशन किया जाता है सब एजेंट को फ्रॉम द कमीशन रिसीव्ड एज एन एजेंट के तौर पे कंपनी है वो क्या करती है, कमीशन रिसीव करती है और सब एजेंट को कमीशन पेड करती है, तो क्या इसको ऑफसेट कर देना अनिवार्य है, क्या ये परमिट करता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द ऑफसेटिंग, गाइडलाइंस जो भी दी गई है ऑफसेटिंग्स के रिगार्डिंग में, नेट प्रेजेंटेशन इन द गिवन केस वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। ये जो नेट प्रेजेंटेशन करना है मतलब रेवेन्यू को एक्सपेंस के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर देना, ऑफसेट कर देना, ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, एज इट वुड नॉट रिफ्लेक्ट द सब्सटेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा सब्सटेंस क्या है ट्रांजेक्शन का उसको, एंड वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, और यूजर्स इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे ट्रांजेक्शन को कि क्या हुआ है। अकॉर्डिंगली द कमीशन रिसीव्ड, अकॉर्डिंगली जो भी कमीशन रिसीव्ड किया गया है बाय द कंपनी एज एन एजेंट वो क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू है ऑफ द कंपनी, एंड जो अमाउंट ऑफ द कमीशन पेड किया जा रहा है सब एजेंट को वो क्या है, एक्सपेंस है कंपनी का, एंड शुड नॉट बी ऑफसेट, और उसको ऑफसेट नहीं करना है अगेंस्ट द कमीशन अर्नड बाय इट, जितना कमीशन कंपनी ने अर्न किया है उससे ऑफसेट नहीं करके बताना है, दोनों को अलग अलग ही बताना है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। अ रिटेल चेन acquired a retail chain acquired a competitors in the March 2021 and accounted for the business combinations under the Ind AS 103 on the provisional basis in its 31st of March 2021 annual financial statements. The business combinations accounting was finalized in 2021-2022 and the provisional fair values were updated. As a result, क्या हो रहा है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अक्वायर कर रहा है मार्च 2021 के अंदर, इंड AS 103 के हिसाब से हो रहा है ये सारी ट्रीटमेंट, और यहाँ पर फाइनलाइज किया जा रहा है ये कब, 21-22 के अंदर, 21-22 का प्रोविजनल फेयर वैल्यू निकाली जा रही है, अपडेट किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट 20-21 के कंपैरेटिव जो है उनको भी एग्जिस्ट करने की जरूरत पड़ रही है 21-22 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डस द रीस्टेटमेंट रिक्वायर्स एन ओपनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस, क्या इसके अंदर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होगी? दिस इज एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, ये एक एडिशनल स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल पोजीशंस का जो कब बनता है, 1 अप्रैल 2020 को बनेगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की बात की जा रही है। तो सॉल्यूशंस के अंदर देखेंगे तो एन एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2020 का, इसको बनाने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, because the acquisition has no impact on the entity's financial position। क्योंकि ये जो acquisitions होता है इसका कोई impact नहीं पड़ रहा है एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर जो कि 1 अप्रैल 2020 को है। तब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्विजिशंस कब किया गया है, मार्च 2021 के अंदर किया गया है, तो 1 अप्रैल 2020 को तो जो था वही पोजीशन रहने वाला है, तो उससे तो कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस फाइनलाइज्ड कब हो रहा है, 21-22 के अंदर हो रहा है, तो 21-22 के ईयर के अंदर हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर के अंदर इतनी इफेक्ट नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के सिर्फ कंपैरेटिव चेंज कर देंगे, इतना ठीक है। थर्ड बैलेंस शीट देने की जरूरत नहीं है, मतलब ओपनिंग देने की जरूरत नहीं है 1 अप्रैल 2020 का।
उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आ रही इस वजह से। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड दे दिया 3 मंथ का, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड दे दिया 1 मंथ का, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 5, डेटर्स कलेक्शन पीरियड 5। हमको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कंप्यूट कीजिए ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एक्स लिमिटेड। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे, तो ये रॉ मटेरियल प्लस बाय वर्क इन प्रोग्रेस प्लस बाय फिनिश गुड्स प्लस बाय डेटर को ऐड कर देंगे, ये सारे मंथ को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एक्स निकलेगा। कितना आएगा, तो 14 मंथ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। इन्वेंटरी या तो ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द एक्स लिमिटेड जो कि नॉर्मली रियलाइज किया जाता है इन द 15 मंथ। हाउ शुड द एक्स लिमिटेड क्लासिफाइड द इन्वेंटरी या तो ट्रेड रिसीवेबल, कैसे इन्वेंटरी या ट्रेड रिसीवेबल को क्लासिफाइड किया जाएगा, क्या उसको करंट माना जाएगा, क्या उसको नॉन करंट माना जाएगा, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, अगर वो रियलाइज हो जाता है 15 मंथ के अंदर तो क्या मानेंगे हम उसको। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 15 मंथ का है, तो ट्रेड रिसीवेबल एंड इन्वेंटरीज कितने की हो जाएगी, इसको 15 मंथ के अंदर ही अगर रियलाइज किया जा रहा है तो वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्लासिफाइड किया जाएगा करंट के अंदर। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। बी लिमिटेड प्रोड्यूस्ड करे एयरक्राफ्ट, द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन द फर्स्ट परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल टू मेक द एयरक्राफ्ट, पहला परचेस रॉ मटेरियल का और उससे एयरक्राफ्ट बनाने तक का प्रोसेस, एंड द डेट ऑफ द कंपनी कंप्लीट्स द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी इज 9 मंथ, कितना दिया है, 9 महीने का दिया है। एंड द कंपनी रिसीव द पेमेंट्स फॉर द एयरक्राफ्ट 7 मंथ आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के 7 महीने के बाद पेमेंट आ जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल, कितनी लेंथ होगी ऑपरेटिंग साइकिल की, तो ये 9 + 7 कर देंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ निकल के आ जाएगी जो कि 16 मंथ होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ शुड इट ट्रीट एज द इन्वेंटरीज एंड द डेटर, इन्वेंटरीज और डेटर को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो अज्यूम किया जाता है कि जो इन्वेंटरी डेटर्स है वो रियलाइज हो रहा है विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जितने दिया गया है कितना 16 मंथ का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंदर ही रियलाइज हो रहा है। तो ये जो इन्वेंटरी है एंड जो डेटर है उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे करंट,